नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। ये हफ्ता देश के संविधान निर्माता BR अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने का है। राजनीतिक वर्ग अम्बेडकर की 125वीं जयंती को अपने अपने तरीके से मनाकर उस दलित पिछड़े समुदाय को अपने हक में करने की जी तोड़ कोशिश में जुटे हैं, जो अम्बेडकर से लेकर आज तक वंचित तबके के तमगे से बाहर नहीं निकल सका है। 1935 के पूना पैक्ट, उसके इम्पैक्ट और उसके बाद से बनी समझ, जिसमें देश की कल्पना जाति विहीन राष्ट्र यानी कास्टलेस नेशन के रूप में की गई थी, आरक्षण को उसका माध्यम बनाया गया। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे वोट जुटाने का माध्यम बना दिया। इसलिए आज उसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरक्षण का लाभ देने की समझ अब आर्थिक लाभ के दायरे तक सिमटती जा रही है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि राजनीतिक वर्ग ने लाभार्थी सूची में नित नई जातियां जोड़नी शुरू कर दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय कहा है। समाज भी इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। इस मुद्दे पर लड़ाई लगातार तेज हो रही है। हर संगठित तबका अपने लिए आरक्षण की मांग करने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के जाट आरक्षण के संबंध में आए हालिया फैसले से एक बार फिर यह बहस तेज हुई है कि आरक्षण किसे और क्यों मिले। आज की बहस में हम कोशिश करेंगे इसके सामाजिक ऐतिहासिक पहलुओं को समझने की कि आखिर राजनीति और सामाजिक सोच के बीच पिछड़ी जातियों की जगह क्या है और आरक्षण सामाजिक न्याय का कितना प्रभावी जरिया रह सकता है। क्या इसे देने के आधार और तरीके में बुनियादी बदलाव की जरूरत भी है? और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सतीश देशपांडे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इसके अलावा आपने जाति और वर्ग व्यवस्था पर शोध किए हैं, कई किताबें लिखी हैं। उनमें से महत्वपूर्ण किताबें कंटेम्प्रेरी इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट नाम की किताब के जरिए आप मशहूर हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार हैं। सामाजिक आधार पर जो जातियों की स्थिति है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, इसके अलावा राजनीतिक आंकड़ों के आधार पर जातियों को किस तरह से समझना चाहिए उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज कुमार झा। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के सोशल वर्क डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इसके अलावा RJD के नेता भी हैं। हमारे साथ सुभाष गाताड़े हैं। आप दलित चिंतक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ हैं संजीव बालियान। आप मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद हैं और कृषि राज्य मंत्री भी हैं। आप पार्टी का जाट चेहरा भी माने जाते हैं। आप सभी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम देखते हैं हमारे खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि जाट समुदाय को OBC कोटे के तहत आरक्षण देना वैध है या नहीं, मगर उस आरक्षण को रद्द करते हुए अदालत ने जो कहा उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। कुछ प्रश्न आरक्षण देने में सरकारों की मनमानी से जुड़े हैं तो कुछ बुनियादी किस्म की हैं, जिन पर अब गंभीर बहस खड़ी हो गई है। जाट आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रासंगिक पहलुओं की अनदेखी की और राजनीतिक रूप से संगठित एक समुदाय को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय कर लिया। ऐसे ही सवाल महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर भी उठे थे। ये शिकायत सार्वजनिक चर्चाओं में भी गहराती गई है कि सरकारों ने आरक्षण को सामाजिक न्याय की बजाय वोट खरीदने का औजार बना लिया है। इसलिए उन समुदायों को भी आरक्षण देने की कोशिश हुई जिन्हें पिछड़ा वर्ग आयोगों ने OBC नहीं माना था। चुनाव से ठीक पहले उन समुदायों को आरक्षण देने का ऐलान किया गया, जबकि इस बात से शायद सरकारें भी परिचित थीं कि ये फैसले कोर्ट की कसौटियों पर खरे नहीं उतरेंगे। तो क्या राजनीतिक दलों ने आरक्षण को बेतुके स्तर तक पहुंचा दिया है? आरक्षण के मनमाने फैसले या वादे कर क्या उन्होंने जाट या मराठा समुदायों को बरगलाने का काम किया? ये निर्णय कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार ने किए, लेकिन अब कोर्ट में उसका बचाव भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली NDA सरकार भी कर रही है। यानी आरक्षण की सियासत में सभी एक धरातल पर हैं। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि OBC सूची में नई जातियों को तो लगातार शामिल किया जा रहा है, लेकिन समय गुजरने के साथ अन्य जातियों को इससे हटाया क्यों नहीं जाता।
जाहिरा तौर पर कोर्ट का इशारा उन जातियों की ओर था जो अब सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से सक्षम हो चुकी हैं। क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? वैसे कोर्ट ने इससे भी ज्यादा आधारभूत प्रश्न उठाए हैं। उसकी इन टिप्पणियों पर गौर कीजिए। पिछड़ेपन की वजह कई अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ये परिस्थितियां सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और यहाँ तक कि राजनीतिक भी हो सकती हैं। पिछड़ेपन की जाति आधारित कसौटी से हटते हुए हमें पिछड़ापन मापने के नए तरीके और पैमाने अपनाने होंगे। ऐसी एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी जो सिर्फ ऐतिहासिक अन्याय को ही ध्यान में रखती है, उसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से उन लोगों को पूरा संरक्षण नहीं मिलेगा जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत लाभ पाने के सबसे ज्यादा हकदार हैं। आरक्षण के जातीय आधार से हटते हुए कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में रखने का निर्देश भी दिया था। संकेत साफ है कि न्यायपालिका आरक्षण के हकदारों की पहचान करने के नए मानदंड अपना रही है और ऐसे बदलाव की अब खुलकर वकालत कर रही है। तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि इस दिशा में आगे बढ़ा जाए? क्या हमारे राजनेता और सियासी पार्टियां इसके लिए तैयार हैं? अथवा ये सवाल आगे चलकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का एक और मुद्दा बनेगा? बालियान साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जानते हुए भी कि जाट आरक्षण का यूपीए को फायदा नहीं मिला, आप लोग क्यों उस आरक्षण के पक्ष में हैं? मैं राजनीतिक रूप से इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं ग्राउंड पे जो देखता हूं, जो आज जाट की हालत है गांव में, जो ज्यादातर लोग देखते हैं वो जाट को देखते हैं दिल्ली और शहरों में। मैं जाट को देखता हूं गांव में, जो जाट किसान है, जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, जिसके पास समय के साथ जो छोटी होती चली गई, जमीन कम है, उस जाट को आरक्षण की आवश्यकता है। मैं राजनीतिक रूप से इस पहलू को नहीं देखता। बहुत देर से जाटों को आरक्षण मिला। ये जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसी समय मिल जाना चाहिए था। बहुत देर से मिला और बहुत जल्दी छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है जाति पर आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो क्या वो जाति पर आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए सिर्फ जाटों के ऊपर लागू हो या सबके ऊपर लागू हो? सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने छेड़ा है। दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट का कि आंकड़े ठीक नहीं दिए गए, आंकड़े पुराने हैं। मैं कहना चाहता हूं जिन आंकड़ों के आधार पर मंडल कमीशन मिला था वो आंकड़े कब के हैं? वो आंकड़े तो उससे भी पुराने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी बात को समझा नहीं पाया, ठीक तरीके से तय नहीं कर पाया। तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं से फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। मनोज जी, जाति और आरक्षण का ये जो असमान रिश्ता है जिसकी तरफ इशारा किया इन्होंने, वो क्यों अभी भी बना हुआ है? देखिए, इसमें मैं समझता हूं संजीव जी, एक बात तो साफ तौर पे जो नहीं समझ पा रहे हैं कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसके पीछे एक एम्पिरिकल एविडेंस था। बहुत विशद सर्वे हुआ था। 31 के जनगणना के आंकड़े थे, क्योंकि जातिगत जनगणना पहले नहीं, उसके बाद नहीं हुई थी। लेकिन 3 इंडिकेटर, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इंडिकेटर थे, उनके वेटेज थे। उसके आधार पर 3743 जातियां तय पाई गई कि ये पिछड़ी जातियां हैं। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एक मूल जो उनका एक है कि आपने इंपिरिकल एविडेंस नहीं दिया। मैं किसी जाति को अलग विलग या शामिल करने के खिलाफ नहीं हूं। क्यों? कि मेरा मानना है कि जाति आधारित जो संरचनात्मक जो असमानताएं हैं वो इस मुल्क में अब तक दूर नहीं हुई हैं। हो सकता है आरक्षण बहुत अच्छा विकल्प ना हो, लेकिन आपके पास दूसरे कोई विकल्प नहीं है। और जो मौलिक चीजें हैं, संपत्ति समृद्धि में असमानता की, लगातार सरकारें उस पर कुछ नहीं कर पाई हैं। तो मेरा मानना है कि आप एक इंपिरिकल एविडेंस जनरेट कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप कहते हैं, और मैं बिल्कुल ये इस बात पर लगातार रख रहा हूं कि जातिगत आरक्षण के खिलाफ एक उसके अंदर एक मैसेज है, और एक मैसेज है ऐतिहासिक नाइंसाफी हमेशा नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि ऐतिहासिक नाइंसाफी के लिए कोई भी समाज, सरकार अगर पुख्ता कदम अब तक ना उठा पाया है तो उसको दरकिनार करना सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। और ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सरकार अब 5 वर्ष के लिए चलती है, लेकिन सरोकार हजारों साल चलते हैं। ये सरकार और ये पिछली की भी सरकार, मैं मानता हूं कि इन सरोकारों से लगातार दूर होती गई, और इन्होंने, मैं आपसे सहमत हूं, इसके पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटैलिटी को ज्यादा बढ़ावा दिया। बनिस्बत जो एक इमेंसिपेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए था, आरक्षण के माध्यम से एक पूरा एक पुनर्निर्माण का जो रास्ता खुलना चाहिए था, वो नहीं खुल पाया।
ये जो आप कह रहे हैं कि आरक्षण तो लगातार दिया जाता रहा, लेकिन फिर भी सामाजिक विसंगतियां बनी रहीं, और जो आरक्षण की प्रासंगिकता मूल रूप से सोची गई थी, जिसको आपने अपने आर्टिकल में जिसका उल्लेख किया, वो मूल भावना कहीं बची रह गई है उस आरक्षण में, और अगर नहीं बची रह गई है तो फिर नए सिरे से किस तरह से उसको देखने की जरूरत है? जी, आरक्षण के साथ जो दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके दो मुख्य पहलू हैं या आयाम हैं, जिनमें से एक हमारी आंखों से लगभग ओझल हो चुका है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, और जो 1932 के पूना पैक्ट के आधार पर जो सन 1935 में जो सबसे पहले आरक्षण नीति, आज़ादी के पहले जो नीति बनी थी, उसका मुख्य आयाम, उसका मुख्य मकसद ये था नागरिकता का, यानी ये राजनीतिक पक्ष था उसका। ये कोई कल्याणकारी नीति है ऐसा नहीं था, गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं था ये इसलिए जरूरी था कि हम दलितों को और आदिवासियों को, जो हमारे समाज से बहिष्कृत रहे हैं, उनको राजनीतिक रूप से भागीदार बनाएं। उनसे हम ये कबूल करवाना चाहते हैं कि वो इस नए देश के नागरिक हैं, जबकि हम उन्हें समाज से बहिष्कृत कर रहे हैं। तो इस विरोधाभास को एक तरह से इसकी कोई गारंटी उनके पास पहले से हो, इसके लिए बना था ये। तो ये मुख्य आधार यहाँ राजनीतिक और नागरिकता का है, यानी देश में समान अधिकार सब नागरिकों का हो, ऐसा आधार जो हमारे समाज में नहीं था। लेकिन हम एक नई शुरुआत इसका करने मतलब वाले आप ये कह रहे हैं कि जो शुरुआत और जो परिकल्पना हमने की थी जी, वो आज तक उसी स्टेज में है, क्योंकि हमारा समाज उससे उबर नहीं पाया और राजनीतिक वर्ग उसका लगातार लाभ लेने की कोशिश करते जा रहे हैं। जी, तो उसका दूसरा पहलू, आज जो पहलू आरक्षण का जो चेहरा हमेशा सामने आता रहा है, वो एक कल्याणकारी कार्यक्रम, जिस यानी लाभान्वित वाली जो आर्थिक भाषा लाभ लेने वाली, मुनाफा, किसी तरह का लाभ, सुविधा, इसमें वो बदल गई है, और इसीलिए वो राजनीति और खासकर चुनावी राजनीति में एक मुख्य अंग बन गया है। जो उसका बुनियादी आधार था, उसे हम लगभग भूल चुके हैं, और इसे याद दिलाना बार बार जरूरी है। और इससे सब जो मुख्य समस्या ये है कि नीति हमारे पास कमोबेश एक ही है, और उस एक ही नीति से हम कई उद्देश्यों को साधना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो एक मुश्त नीति से हम कई लक्ष्य साध नहीं सकते, इसीलिए इस नीति को हमें लचीला बनाना है। इसे एक तरह से अलग अलग भागों, संदर्भ नियंत्रित होनी चाहिए ये नीति। तो आप ये कह रहे हैं कि नीति में भी कुछ विसंगतियां हैं? बिल्कुल हैं। आपको भी लगता है कि नीति में विसंगतियां हैं, और नीति को और लचीला बनाकर ये जो विसंगति है सामाजिक और राजनीतिक पहलू की अलग अलग रूप से, उसको दूर किया जा सकता है? नीति में समस्या को मैं इस तरह से देखता हूँ कि जैसे अगर मंडल आयोग को हम लोग देखें, तो मंडल आयोग ने आरक्षण दिया पिछड़ी जातियों को, लेकिन साथ साथ, और मंडल आयोग की सिफारिशों को हमने स्वीकार भी किया, लेकिन मंडल आयोग ने यह भी कहा था कि भूमि सुधार होना चाहिए। तो आपने आंशिक तौर पर जो आपके लिए सुविधाजनक था उसको स्वीकारा, लेकिन अगर वाकई आप ईमानदारी से वाकई उत्थान चाहते, बढ़ावा चाहते लोगों को, तो इस कदमों को भी लागू करते। और यही बात हम लोग दलित आदिवासियों को जो आरक्षण मिला उसके बारे में भी देखते हैं। आरक्षण तो दिया जाता है, लेकिन उनको एम्पावर करने की जो कोशिशें हैं, अगर आप स्टूडेंट्स, छात्रों के लेवल पर देखते हैं, रिमीडियल क्लासेस चलाना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो नहीं चलाई जाती। तो मेरे ख्याल से एक तरह की संतुष्ट भी करना है, लेकिन नहीं भी संतुष्ट करना, इस तरह का बीच बीच का। तो मतलब आधे अधूरे मन से की गई। मैं ये मानता हूँ, ये तो निश्चित तौर पर दिखता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर एक गंभीरता से सोचने की, हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। जब भी आरक्षण के मुद्दे पर बहस होती है, बात होती है संजय जी, तो बड़ा ही वो इमोशनल इशू बन जाता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इसलिए इमोशनल इशू बन जाता है क्योंकि वो ये समझती हैं कि इससे हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा, और जो लोग उसके लाभान्वित हैं उनको ये डर लगने लगता है कि कहीं हमारे अधिकार छीनने न लग जाएं। लेकिन क्या इसको क्रिटिकली देखने की जरूरत नहीं है? जैसे हम किसी और पॉलिसी, जैसे डिफेंस पॉलिसी की हम आलोचना करते हैं, उसमें उसकी कमियों, उसकी खूबियों का जिक्र करते हैं, वैसे ही हम रिजर्वेशन पॉलिसी की कमियों खूबियों पे विस्तार से चर्चा क्यों ना करें? देखिए, दिक्कत दो तरह की है। पहले जैसे ही हम आरक्षण की बात करते हैं, और इन दिनों पिछले 10 साल 20 साल में जो दो तरह की दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों की चर्चा होने लगी है, और आज ये बहुत एक डिबेट में ये बहुत चीज़ें आ गई हैं कि
अगर आरक्षण जो ऊंची जाति के लोग हैं उनमें भी लोग जो है जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको देना इसीलिए चाहिए। उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये हम भूलते जा रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की जरूरत नहीं, उनके लिए सुविधाएं देने की जरूरत होनी चाहिए। आरक्षण का मेन आधार सामाजिक है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, और वो आज ये पिछले 5 साल 10 साल की बात नहीं है, ये सदियों से, आजादी के पहले से भी और आजादी के बाद भी हमने देखा। तो जो सामाजिक सरोकार है, सामाजिक दृष्टिकोण है आरक्षण देने का, उसको भूलते हुए डिबेट सारा जो है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे चला जा रहा है। और ये बात होने लगी है कि ऊंची जातियों में भी जो जाट के आरक्षण की बात हो रही है, आर्थिक दृष्टिकोण से भले ही कुछ इलाकों में वो शायद कुछ गांव में पिछड़े हुए दिखाई पड़े, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से उनकी वो स्थिति नहीं है जो दलितों की स्थिति है। तो जहां अगर डिबेट दलितों को आरक्षण देने या जाटों को आरक्षण देने की बात होगी, निश्चित रूप से दलितों के को आरक्षण की जरूरत ज्यादा है बजाय जाटों का। तो आरक्षण को बिल्कुल सामाजिक जो वेटेजेस की बात हो रही है, सामाजिक दृष्टिकोण को वेटेज बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण के लिए कई और पहलू हो सकते हैं जिसके आधार पर उसको सुधारा जा सकता है। तो जो मूल भावना थी आरक्षण की, जिसमें कास्टलेस नेशन बनाए जाने की बात कही गई थी, क्या वो मूल भावना से हमारे राजनीतिक दल अलग हो रहे हैं और इस वजह से ये समस्या पैदा हो रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ रही है और इस तरह का फैसला देना पड़ रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सुभाष जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने राजनीतिक और सामाजिक दोनों पहलुओं की चर्चा की। क्या आपको लगता है कि राजनीति सामाजिक सोच से प्रभावित हो रही है, या राजनीति और सामाजिक सोच के बीच में पिछड़ापन जो है वो कहीं पिछड़ता जा रहा है और दोनों के बीच में कोई खाई है जो उस आरक्षण की मूल भावना को पाट नहीं पा रही है या उसको उस संदर्भ में नहीं देख रही है जिस संदर्भ में उसको शुरू किया गया था? मेरे ख्याल से दोनों बातें हम कह सकते हैं। राजनीति समाज से प्रभावित हो रही है और राजनीति और समाज का जो संयुक्त एक तरह का अलायंस दिखता है, दोनों स्तर पर मुझे दिक्कत दिखती है। मतलब जिन उदात्त भावनाओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी संकल्पना रखी और विचार रखा और जो प्रयास किए, बाद के दिनों में उसको जिस तरीके से आज की तारीख में पिछड़ा साबित करना अपने आप को, आज एक होड़ लगी हुई है। और मतलब राजस्थान में भी ब्राह्मण और ठाकुर क्षत्रियों ने भी इस तरह किया था, तो एक तरह का वो दबाव भी राजनीति पर आ रहा है और वोट बैंक की राजनीति तो है ही। तो वो मूल भावना से निश्चित तौर पर राजनीति पीछे हट रही है। और ये मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा ताज्जुब होता है, जैसे जाट आरक्षण की जब भी बात हुई 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशों में 4000 जातियों को जब शामिल किया गया था, जिसके बहुत इंडिकेटर्स दिए गए थे, उस वक्त भी शामिल नहीं किया जाटों को। और 1997 में जब जो NCBS बना था, नेशनल काउंसिल फॉर कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसने भी फिर एक बार कोशिश की कि भाई जाटों को क्या शामिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो और इसके बावजूद भी अगर यूपीए गवर्नमेंट ने उसको लागू करने की कोशिश की, कुछ तो कोई ये कहा गया कि राज्यों ने चूंकि दिया है तो हम राज्यों के साथ थोड़ा तालमेल बिठाना चाहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर। तो ये जो वोट की राजनीति है जो अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है और मुझे लगता है कि इसके बारे में गंभीरता से एक फैसला हम लोग को लेना होगा। तो मूल भावना से हम लोग निश्चित तौर पर पीछे हट रहे हैं। जी संजीव जी, आपने हमारे तमाम मेहमानों को सुना, वो बार ये इशारा कर रहे हैं कि दरअसल आरक्षण की जो मूल भावना थी हमारे संविधान में, हमारे नेशन बिल्डिंग में, राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दल उससे थोड़ा भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और आज स्थिति ये हो गई है कि हर जो प्रभुत्व वर्ग है या जाति से संगठित तबका है, वो अपने आप को पिछड़ा घोषित करने के लिए एक तरह से होड़ लगाए बैठा है। देखिए, अभी मेरे एक साथी ने जो इंडिकेटर की बात की है मंडल कमीशन में, अगर मेरे कहने के एक बार ये जो जाटों को इंडिकेटर दिए गए थे उस समय मंडल कमीशन में, यादव, गुजर और जाट समान लेवल पर रखे गए थे, उसके बावजूद जाटों को आरक्षण उस समय नहीं मिला। अगर आप देखें, जाट हों, गुजर हों, यादव हों, ये सब किसान जातियां हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से समान जातियां थी बिल्कुल। मंडल कमीशन में का इंडिकेटर भी सेम था, उसके बावजूद जाटों को उस समय आरक्षण नहीं मिला। अगर बात करते हैं NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मैं उनके सर्वे के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में बैठकर सर्वे करते हैं, दिल्ली में जिस जाति के अधिकारी होते हैं उनको बुलाते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि NCBC ने गांव में जाकर सर्वे किया है या कभी वो किया है।
अगर इंडिकेटर की बात करते हैं तो जाट और यादव एक समान इंडिकेटर पे बैठे हुए हैं। लेकिन माफ सुप्रीम कीजिएगा, कोर्ट ने मैं एक बात आपको और रोक कही रही कि हूँ जाट संजीव एक जी, माफ कीजिएगा, राजनीतिक मैं रूप से आपको रोक संगठित रही है। हूँ। आप केंद्र में मंत्री भी हैं, इसलिए मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपकी सरकार ने कोर्ट में जाके पुनर्विचार याचिका दायर किया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि एनसीबीसी की सिफारिश को आप नहीं मानते, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है उपलब्ध जिसके आधार पर आप रिव्यू करके बता सके कि इस समय मौजूदा स्थिति क्या है। ये भी ना बता सके कि पुराने जो 6 दशक से लगातार आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है जिन पिछड़ी जातियों को, उनको कितना इसका फायदा हुआ। इन तमाम चीजों पर बिना कुछ शोध किए, बिना कुछ तैयारी किए सरकार एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को थोड़ी और तैयारी करके जाना चाहिए था कोर्ट में? मैंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है और मैंने इंडिकेटर्स देखे हैं। जाट या बाकी जो ओबीसी में मंडल कमीशन में जिन जातियों को लाभ मिला, जाट उनके समकक्ष था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो बातों पे चला गया, जाट राजनीतिक रूप से संगठित हैं, तो जाट के अलावा और जातियां भी तो राजनीतिक रूप से संगठित है। आज इस देश में एक भी जाट मुख्यमंत्री नहीं, फिर संगठित कहां से हुए? तो वैसे तो अगर हमारे देश की संरचना देखी जाए तो हर जाति एक राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय है। क्यों सतीश जी, आप इसको इनकार करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल तो सही है क्यों कहा जा रहा है? मैं एक बात जानना, क्यों आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जाट आरक्षण को रद्द किया और किसी जाति का आरक्षण को रद्द नहीं किया? जी, अगर हम इसे व्यापक माहौल में देखें तो एक तरह से मुझे तो ये ताजुब होता है सभी राजनीतिक दलों से, और सभी आरक्षण एक सुविधा के रूप में, मैं उस पक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ, राजनीतिक पक्ष के बारे में नहीं बात कर रहा अभी, कि इस नीति से आपको कितना मिल सकेगा। क्योंकि आंकड़े हमें बताते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र जो कहलाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो रोजगार का 96% रोजगार हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। पहले तो 93% था, वो और भी बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, तो केवल 4% आपका औपचारिक क्षेत्र में है। उसमें से जो सरकारी क्षेत्र होगा वो 4% से भी कम होगा। तो इसमें आरक्षण से आपको कितना, कहाँ, क्या मिलेगा? तो हमें आरक्षण के बारे में पुनर्विचार इसलिए करना चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि इसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है आज, लेकिन पर इसलिए कि ये नाकाफी है आज। अगर आप सामाजिक बदलाव चाहते हैं, और ये सही है कि कई सीमित क्षेत्रों में, संदर्भों में जाट जैसा समुदाय शायद पिछड़ा है, लेकिन वो कौन से संदर्भ हैं? क्या उन संदर्भों में उन्हें लाभान्वित करने के लिए आरक्षण ही सही नीति है? इस तरह के सवाल हमें पूछने हैं। जी, शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में दो ही जगह आरक्षण का मुख्य रूप से इन तमाम जातियों को फायदा मिल सकता है। सरकारी नौकरियों की स्थिति क्या है उसका जिक्र आपने कर दिया। शिक्षण संस्थानों में भी, अगर शिक्षण संस्थानों में टीचरों की भर्ती के मामले में देखा जाए तो वहां पर अभी भी सभी पोस्ट फुलफिल नहीं होते हैं। अगर छात्रों के रिजर्वेशन के आधार पर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं, उसमें वहां पर उनको कोई आरक्षण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में इस आरक्षण के लिए इतनी हाय तौबा क्यों है? नहीं अमृता जी, ये मैं सतीश भाई से असहमत नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात की ओर इशारा करना चाहता हूं। बीते 2-3 वर्षों में खास तौर पर जातिगत आरक्षण को लेकर के एक दानवीकरण भी किया गया, डेमोनाइज किया गया है पूरा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी उसी हिस्से से देखता हूं, और मीडिया के एक हिस्से में भी लगातार बात होती है मेरिट, ये कंपटीशन, सक्सेस। मैं समझता हूं कि मीडिया और जुडिशियरी दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका डेमोक्रेटाइजेशन इस मुल्क में नहीं हुआ है। एक तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मैं समझता हूं कि बीते दिनों यूपीए के एक मंत्री ने कहा गरीबी की कोई जाति नहीं होती। सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, गरीबी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन जब नीचे जाते हैं तो गरीबी क्यों बढ़ती है जाति में, और जब ऊपर जाते हैं तो गरीबी घटती क्यों है? तो कोई तो विलोम का संबंध है ना, कि जाति में ऊपर जाओ तो गरीबी घटती है, जाति में नीचे आओ तो गरीबी बढ़ती है। एक तो इस समीकरण को समझना होगा। तीसरी चीज, स्टेट के लिए रिजर्वेशन एक सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी था, और जब स्टेट की अपनी विड्रॉल हो रही है कोर एरियाज से, तो मैं समझता हूं न्यू लिबरल फ्रेम में आज ज्यादा जरूरत है आपको। लोग कहते हैं कि बाकी तो निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र को आप ऐसा नहीं बना सकते हैं कि लोग हराकिरी कर लें, खत्म हो जाए। आपको निजी क्षेत्र में भी वो संवेदना उत्पन्न करवानी होगी जहां आपको आप ये तय कर पाए कि ये जो जाति और गरीबी, जाति अस्पृश्यता और जाति और बहिष्कार का जो एक सनातनी जो परंपरा चली आ रही है वो खत्म हो। नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर
जाति आधारित जो व्यवस्था है उसकी विसंगतियों को ही दूर करना मुख्य लक्ष्य है, तो उसके लिए हमें कोई नई सोच क्रिएट करने की जरूरत है, ना कि आरक्षण पे ही टिके रहने की। नहीं, मैं एक बात कहता हूं, अक्सर मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा। बच्चे को नहलाने के बाद गंदा पानी बाहर फेंकते, बच्चा थोड़ी ही फेंक दीजिएगा बाहर, थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर। मैं समझता हूं इस पूरी बहस में ये हो रहा है, और विसंगतियां दूर नहीं हुई, हजारों सदियों की विसंगतियां हैं, और आप 60 साल में चाहते हैं कि उसका नतीजा निकला है। 60 साल में आपने कहना शुरू किया कि आरक्षण में कुछ नहीं हुआ, फर्क आया, फर्क की रफ्तार धीमी है, लेकिन आप रफ्तार धीमी होने की वजह से उस पूरी संकल्पना को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पड़ी है, अंबेडकर नेहरू जब खड़े होकर इस पर बोल रहे थे, उन्होंने इसको एक रेवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा था। वो इसको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के रूप में नहीं देख रहे थे कि गरीबी उन्मूलन हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि हमारे आज के राजनेता इसको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बना रहे हैं, जो ये नहीं है। तो ये डिस्टिंक्शन हम सबको समझना होगा। सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के तहत क्या किए जाने की जरूरत है आपकी नजर में? अब ये बिल्कुल अचानक रातों रात होने वाली चीज नहीं है कि सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, इसके लिए तो बहुत कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत है। जहां पार्टियां एक कानून पे कंसेंसस बिल्डअप नहीं कर पा रही हैं, तो ये सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के लिए एक बड़े स्तर पे, बड़े राष्ट्रीय स्तर पे कुछ डिबेट हो और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और एक कंसेंसस बिल्डिंग हो। ऐसी चीजें शायद कागज पे संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में अगर ऐसे कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है बहुत बहुत ही मुश्किल का काम है ये। जी, एक बार आपके आर्टिकल से मैं कोट करना चाहूंगी, जहां आपने गांधी जी और अंबेडकर को कोट करते हुए लिखा है कि अंबेडकर ने एक बार गांधी जी से कहा था, गांधी जी आई हैव नो होमलैंड। वो होमलैंड देने में हमारा संविधान, हमारा राजनीतिक वर्ग, हमारा समाज सफल हो पाया है या नहीं? इस पर एक बहस करेंगे, जारी रखेंगे बहस, ब्रेक के लिए रुकते हैं। सुभाष जी, जब भी आरक्षण की बात होती है, हम अपने जो पूर्वाग्रह हैं उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम उन्हीं पूर्वाग्रहों के दायरे में बार बार सोचते हैं, और कई बार सवर्ण जातियां या सवर्ण युवा ये मानने लगते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और दूसरों को बैठे बिठाए उसका फायदा दिया जा रहा है। क्या इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है? और अगर इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है तो क्या किए जाने की ज़रूरत है? और इसके अलावा क्या इस सोच के दायरे में, आरक्षण के दायरे में जो और दूसरी नई नई जातियां आने की कोशिश कर रही हैं, वो भी उसी का परिणाम है? देखिए, एक बात मनोज जी ने कही थी, मतलब हमारे यहाँ जनमत बनाने का एक बड़ा काम मीडिया करता है, और मीडिया बहुत एक्सक्लूसिव बना हुआ है। वहाँ पर जिस तरह का बार बार सर्वे आते हैं, सर्वे करने की भी जरूरत नहीं है। तो और मीडिया में अगर सवर्ण जाति के पुरुष बैठे हुए हैं डोमिनेंट पदों पर, महिलाएं भी नहीं है, तो जिस तरह का प्रिविलेज्ड वही होंगी जो सवर्ण होंगी, क्योंकि दलितों को वो मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल। तो वो जो वातावरण बनने का जो काम होता है, सवर्ण पुरुष अगर बैठ करके अगर वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दलितों के खिलाफ, बाकी आदिवासियों के खिलाफ, श्रम के खिलाफ, मेरिट को लेकर के तमाम सारी बातें वो प्रसारित करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो काम, मेरे ख्याल से अगर डायरेक्ट उसको हम रिजर्वेशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर यूएस में जो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम चलाए गए, मेरे ख्याल से किसी न किसी रूप में, जैसे 60s में अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम वहाँ शुरू हुआ जो ब्लैक मूवमेंट के बाद, और उस समय अगर आप ब्लैक्स का मीडिया में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अर्ली 60s में और आज की तारीख में देखते हैं, तो काफी फर्क आया है। नहीं, आप मीडिया को इसके लिए दोष क्यों देते हैं? पूरा राजनीतिक वर्ग है और सामाजिक कार्यकर्ताओं का पूरा वर्ग है जो इस पर ज्यादा काम कर रहा है। मीडिया उस तरह से उस पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ ये मुद्दे उठाने का काम है। मैं बस एक उदाहरण दे रहा था कि नए ढंग से सोचने की जरूरत है। तो बात जो आपने कहा, मानसिकता जैसी बनी हुई, उसको बदलने का काम करना पड़ेगा। तो एक मीडिया उसका एक पहलू निश्चित तौर पर हो सकता है। और ऐसे इलाके जैसे न्यायपालिका का सवाल है, न्यायपालिका को आरक्षण से वंचित रखा गया, जिन भी कारणों से वंचित रखा गया है, तो ऐसे जगहों पर, और कई बार न्यायपालिका के जो जजमेंट्स आते हैं बहुत ही एंटी दलित, बहुत एंटी इस तरह के जजमेंट्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे दायरों में जहां आरक्षण नहीं मिला हुआ है उसको व्यापक करने की जरूरत है। अगर यूएस में अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम किया था तो उन्होंने कहा है कि जैसे वहां का प्रोग्राम यहाँ से अलग है, वहां पर कोटा नहीं है, वहां पर डाइवर्सिटी इंडेक्स टाइप चलता है कि जैसे अगर आप ब्लैक्स हैं, आपका अगर कॉम्पोजिशन कैसा है उसके हिसाब से आपको ग्रांट मिलेगी। हाँ, तो देखेंगे वो।
और लगातार मॉनिटर भी लगातार मॉनिटर होगा। तो मेरे ख्याल से नए ढंग से भी और सप्लीमेंट करने की, आरक्षण की व्यवस्था बनी रहे। जो अगर कुछ जातियां पिछड़ी छूटी हुई हैं उनको उन इंडिकेटर्स के आधार पर भी शामिल किया जाए, उनको लागू करके, और साथ साथ नए अफर्मेटिव एक्शन, इस तरह के कुछ प्रोग्राम करने की जरूरत है। और मानसिकता बदलने का काम तो करना पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से एक बड़ा काम है जो सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक आंदोलन। बालियान साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि क्योंकि आप मंत्री हैं इसलिए मैं इसको दोबारा सवाल पूछ रही हूं कि सरकार को कुछ नए मॉडल के तहत सोचने की जरूरत है? जो यूएस मॉडल का जिक्र सुभाष जी ने कहा, क्या उसके तहत भी हम लगातार मॉनिटरिंग प्रोसेस और नए नए तरीके अपनाकर जो अफर्मेटिव एक्शन का पुराना मॉडल है उसको बदलकर नए सिरे से नई जातियों और जिस भी तरह की आप लोग की मांग है उनको पूरा कर सकेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नए सोच, नए विचार समय के साथ आते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, देश में 67 साल के अगर आज आज़ादी के बाद आप देखें तो आरक्षण से फायदा मिला है सबको, पूरे देश को। अगर आरक्षण न होता तो आप सोचिए, देश का बेसिक ढांचा जिस तरह से न्यायपालिका का है आज उसी तरह का होता। न दलित आगे आ पाते, न पिछड़े आगे आ पाते। कहीं ना कहीं फायदा आरक्षण का जरूर मिला है, कुछ कमियां होने के बावजूद। बात यह है कि कुछ एक मेरे मित्र ने जाट और दलित को साथ जोड़ा। मैं उनको कहना चाहूंगा कि जाटों ने पिछड़े वर्ग में आरक्षण मांगा है, दलितों के साथ नहीं। दलित वाकई रूप से सबसे पिछड़े रहे हैं, उनका पहला हक, आरक्षण पे पहला हक था, उन्हें मिला, उन्हें मिलना चाहिए था। मेरा यह कहना है कि मंडल कमीशन में जो जातियां शामिल की गई थी, जब जाट और वो जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से एक साथ हैं, जो दिल्ली में बैठकर लोग बात करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा आज 82% देश में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। जाट बेसिकली किसान जाति है। अगर आप गांव में जाकर जाट की स्थिति देखें, आज भी जॉइंट फैमिली है। अगर एक व्यक्ति पढ़ता है, जिसको अच्छी शिक्षा मिलती है, नौकरी में आता है, तो अपने परिवार को गांव से बाहर निकालता है, गरीबी से बाहर निकालता है। आज जो छोटी हो चुकी हैं, मेरा कहना है कि जो और जातीय आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो आर्थिक पहलू से जुड़ा हुआ ज्यादा है। उनको आर्थिक सुविधाएं दी जाए पढ़ने के लिए, बजाय कि ये बिल्कुल मैं आर्थिक रूप को आर्थिक सुविधाएं दी जाए, ऑक्यूपेशन में डाइवर्सिफिकेशन हो। संजीव जी, देखिए, मैं सबसे ज्यादा इस चीज को मानता हूं, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप को। जो गांव में रहते हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल सकती, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज जो शहर में मिलती हैं। और जाट बेसिकली गांव में रहता है। ये देखिए, क्लास वर्क है बेसिकली शहर और गांव। अगर आप आरक्षण नहीं देंगे तो गांव के लोग शहर में नहीं आ पाएंगे। ये एक वर्ग संघर्ष है बहुत बड़ा। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आरक्षण से लोग गांव से शहर में कैसे आएंगे, और वर्ग संघर्ष रोकना। क्या गांव से शहर में आने के लिए भी आरक्षण दिया जाए कि कितने % लोग आएंगे? ये तो समझने की क्यों नहीं हम आप ये जो मेरा शहर में आने का मतलब ये नहीं है। हाँ। बस पकड़ तो आपका मतलब क्या है? गांव से शहर में आ जाएंगे तो उनका आर्थिक विकास कैसे हो जाएगा? और आर्थिक विकास के लिए क्या आरक्षण ही एक जरूरी आधार है या कुछ और तरीके से भी विकास हो सकता है? अगर आर्थिक सुविधा दी जाए तो उससे ज्यादा सुविधा होगी किसी व्यक्ति को गांव से शहर में आने के लिए, ना कि आरक्षण से। जी बालियान साहब, मेरे मित्रों के पास अच्छे तरीके हैं तो वो बताएं। मेरे पास तो एक तरीका है। अगर कोई व्यक्ति गांव में है, वो भूमिहीन है या उस पर बहुत कम भूमि है, अगर उसको शैक्षिक आरक्षण मिलेगा तो अच्छे कॉलेज में पढ़ पाएगा, उसको जॉब अच्छी मिल पाएगी। वो गांव से निकल में शहर में आने का मतलब मेरा वो है। मेरे मित्र शायद मेरी बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाए। अगर इनके पास कोई और अच्छा फार्मूला है पिछड़ापन दूर करने का तो फार्मूला वो ईजाद कर लें। मैं तो जो आज फार्मूला है, जो आज आरक्षण व्यवस्था है, उसके अंतर्गत कह रहा हूं कि जाट को आरक्षण मिलना चाहिए। सवाल ये है कि जिस परिकल्पना के साथ रिजर्वेशन या पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने की थी, क्या उस परिकल्पना में ये जातियां कहीं फिट होती हैं? इसीलिए आरक्षण जैसी नीति का संदर्भ सीमित होना या संदर्भ नियंत्रित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस चीज की बात नहीं कर रहे, आरक्षण का मुद्दा उठता क्यों है? वो इसलिए उठता है कि एक छोटे से तबके ने, कथित उच्च जातीय तबके ने एक तरह का एकाधिकार जमा लिया है सारे अच्छे जगहों पर, जो ऊंची जगहों पर। ये मूल समस्या ये है, इसे कैसे दूर किया जाए? आरक्षण में ये दोनों चीजें गड़बड़ हो रही हैं कि जब आप पूर्ण नागरिकता, संपूर्ण नागरिकता की बात करते हैं, ये तो एक अमूर्त चीज हुई ना संपूर्ण नागरिकता, इसे अमल में कैसे लाएंगे? तो इसके लिए व्यावहारिक ठोस कदम क्या होंगे? तो इन ठोस कदमों में
कुछ ऐसे कदम भी होंगे जो उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, जो उनको जिन जगहों से वो वंचित रहे हैं उन जगहों में उन्हें लाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जब हम उसके व्यवहारिक स्तर पे उसे लाते हैं, इस अमूर्त लक्ष्य को, तो कई तरह की नीतियां हमारे सामने आती हैं जो आरक्षण में वो मिली हुई हैं। इसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से सोचना है कि अलग अलग हमारे जो उद्देश्य हैं उनके लिए हम एक ही नीति को लागू कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा आज महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो विकल्प हैं, सरकार के पास जो विकल्प हैं, समाज के पास जो विकल्प हैं, वो नाकाफी हैं अभी। तो इसमें पूर्ण हमें इजाफा नागरिकता, करना है। आपने जो कहा कि जो पूर्ण नागरिकता है उसकी जो जरूरत है वो अभी भी जो मौजूदा विकल्प हैं उसमें पूरी तरह से संभव नहीं दिख रही है, तो क्या करने की जरूरत है? देखिए सतीश भाई से आपने सवाल पूछा कि इतने सालों को, मुझे लगा हम लोग एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए हटा देंगे तो यहाँ दाग बना होगा। इस तरह के दाग उन जातियों पर, निचली पिछड़ी जातियों पर हजारों साल के हैं और हम उनको चाहते हैं कि क्विक फिक्स की तरह 50-60 सालों में नतीजा आ जाए। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, सफाई कर्मचारियों में अभी भी इस मुल्क में 99% लोग निचली जातियों से आते हैं। कोई इस पर क्यों नहीं सवाल कर रहा है कि देश इतना तरक्की कर गया तो हर ऑक्यूपेशन में वो अगली जातियां भी जाए? इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। आप मेरे विश्वविद्यालय को ही देख लीजिए, आप किसी को नहीं, दूसरे किसी जाति से नहीं पाएंगी सिवाय उसके। मैं समझता हूं कि हम एक जाति आधारित मुल्क है, हमारी सोच में जाति है। अब अगर जब तक जिस कंसेंसस की हम बात कर रहे थे, एक सामाजिक आंदोलन जिसका राजनीतिक एक मैनिफेस्टो हो, वो जब तक नहीं होगा तब तक हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन सच ये है कि हम अपने जातिगत पूर्वाग्रहों के दायरे में ही जाति विहीन समाज बनाने की बात करते हैं। तो जब हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि जाति तो रहे, लेकिन जो प्रिविलेजेस कुछ वर्षों से खास जातियों को जा रहे हैं वो रुक जाए। तो हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाए और जो जिस आरक्षण के उद्देश्य थे उसको पूरा नहीं कर पाए, और इस वजह से हर गए वर्ष कुछ एक नया तबका खड़ा हो जाता है कि हमें भी आरक्षण की जरूरत है। हमें भी, मैं ऐसा नहीं मानता कि जो आरक्षण जिस विचार से दिए गए थे और उससे आज कोई नतीजा नहीं निकला 60 साल आज़ादी के बाद भी, ऐसा नहीं है। परिवर्तन है, लेकिन ये जरूर है जितनी अपेक्षा थी, जितनी उम्मीद थी कि ये सामाजिक परिवर्तन ला पाएगा, आर्थिक परिवर्तन तो आए, नीची जातियों के लोग अब अच्छे सरकारी नौकरियों में आ पाए हैं, लेकिन जो सामाजिक जो संबंध थे उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन, उनकी सामाजिक स्थिति, जो समाज में निचले तबके की स्थिति, वो क्या उनको समान इज्जत मिलने लगी, शायद वैसा परिवर्तन नहीं आया। इसमें कहीं भूल चूक रह गई है और उसके लिए जो आपने पहले भी जिसका जिक्र किया, एक कंसेंसस, एक वो बनने की ज़रूरत है और उसमें बहुत लंबा समय लगता है। जैसा मनोज कह रहे थे, 60 साल में अगर हम अपेक्षा कर रहे हैं तो शायद, लेकिन समाज जिस तरह से सोच रहा है, क्या ये संभव है कि अगले 60 साल में भी इस सोच में कोई बदलाव आए? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ नौजवान युवा साथियों से भी बातचीत करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि आरक्षण पर पुरानी समझ को बदला जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी के कोटे में लाने की बात कही और फैसला सुनाया, क्या उससे एक नई दिशा में जाने की, आरक्षण के संदर्भ में एक नई दिशा में सोच बनाने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आपके सवाल ले लूँ। सर, मेरा प्रश्न झा सर से है। सर ने कहा कि मूल भावना ये थी आरक्षण की कि लोगों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सर आप ये देख रहे होंगे कि पहले जो ये होता था आरक्षण मिलने पे कि नहीं, हमको एक नीची जाति का समझा जाता था, अब आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्वालिटी को कहीं ना कहीं हम इन्फीरियर करते जा रहे हैं। जबकि जो मंडल आयोग ने दिया था उसकी मूल भावना ये थी कि आरक्षण दिया जाए ताकि वो समान अगड़ी जो जातियां उनके समान बराबर आ सकें, और सरकार का ये काम हो कि जब वो बराबर आ जाएं तो ये आरक्षण खत्म कर दें। और जो हम 42वें संविधान संशोधन में हमने समानता बंधुत्व की बात की थी, सारी जातियां बराबर हो जाएं। परंतु सर सरकार और लोग निजी अपने स्वार्थों के लिए कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। और आप ये देख रहे होंगे सर, एक प्रोफेसर होने के नाते, कि आज रिजल्ट में इतना अधिक अंतर है
कि 20-20, 25-25 नंबर का अंतर है। मैं मानता हूं कि वो आगे आएंगे, लेकिन उनको आर्थिक तो किताबों और उससे देना चाहिए, आयु में वृद्धि करके या उनके अटेम्प्ट बढ़ा के, उससे तो मुझे नहीं लगता आगे। क्योंकि जिस आपने अभी एक बात कही कि 99% लोग अभी भी वही काम कर रहे हैं, उसका एक मूल कारण यही है कि उनको किताबें ही नहीं मिल रही हैं। देखिए, मंडल कमीशन में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ। आरक्षण की जब वकालत मंडल कमीशन ने की 3743 जातियों के लिए, उनका मानना था कि इसका एक मनोवैज्ञानिक भी असर होगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो समकक्ष आएंगे वगैरह वगैरह। दूसरी चीज मैं मानता हूं कि जो बात आपने मेरी पकड़ी 99%, वो मेरी शिकायत उन जातियों से नहीं है कि वो वही काम क्यों कर रहे हैं। मेरी शिकायत इस वर्ग और वर्ण व्यवस्था से है कि क्यों वो पेशे आज भी उन्हीं जातियों के लिए तय माने जाते हैं। आपके जनरेशन को उससे लड़ना होगा। और एक आखिरी चीज, आरक्षण के प्रति इनफैक्ट अंबेडकर बहुत स्पष्ट थे कि आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी, जो हमारी कोई भी सरकारों ने कभी नहीं किया। जब तक आप इंपिरिकल डेटाबेस को रीजनरेट नहीं करते रहेंगे, तब तक इस तरह के सवाल आएंगे। रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए संजय जी क्या सरकारों की कोई मंशा नहीं है? क्यों नहीं रेगुलर मॉनिटरिंग हो पा रही है? मुझे लगता है जैसा पहले हमने जिस बात से चर्चा शुरू की थी कि आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, आज बीजेपी की सरकार है, कोई इस बात में किसी की सिंसियरिटी नहीं है कि आरक्षण का सचमुच लाभ हो और ये जो जिन वर्गों के आरक्षण है वो ऊपर आए। इस बार अगर हम पुराने तमाम चुनावों को छोड़ दें, जो इस बार का आम चुनाव हुआ, उसमें बार बार ये कहा गया कि जनता विकास के सपने के तहत जाति और वर्ग और समुदाय और सबसे अलग हटते हुए विकास के नाम पर वोट देके बीजेपी को जिता कर ले आई है। तो जब जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है, तो राजनीतिक दल जाति के आधार पर और आरक्षण के मुद्दे पर क्यों चिपके हुए हैं? मुझे लगता है कोई भी पार्टी अगर ये कहे कि हमने सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और हमें विकास के नाम पर वोट पड़ा, तो जो पार्टी आज सरकार में है, जिस पार्टी ने बिहार में जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया, मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह से विकास के मसीहा हैं। यूपी में उसी बीजेपी ने जिस छोटी सी पार्टी के साथ गठबंधन किया, वो पार्टी कोई बड़े विकास के मसीहा नहीं है। तो ये मान लेना कि बीजेपी को जिन लोगों ने 2014 के लोकसभा में चुनाव में इतना बड़ा बहुमत दिया, वो सिर्फ विकास का वोट है और उसमें जातीय समीकरण नहीं था। मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें कोई जातीय समीकरण कहीं इन्वॉल्व नहीं था। जाटों ने बड़ी संख्या में बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया। बीजेपी के नेता तो चले गए हैं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, अगर राजनीतिक दलों की सोच लगातार इसी तरह की बनी हुई है, तो फिर आए दिन कोई ना कोई एक नई जाति निकल कर आएगी और वो अपने लिए आरक्षण की मांग करती रहेगी। ये सिलसिला कब तक इसी तरह चलता रहेगा? जी, इसको तोड़ने के लिए सबसे बड़ा जो हमें पहल करनी है वो ये कि जिस तबके के लिए जाति ने सबसे ज़्यादा उनके काम आई है, वो तबका आज ये मान चला है कि उसकी कोई जाति ही नहीं है। यानी कि जो सबसे ऊंची जातियां कथित तौर पर, उनको अपनी जातिगत हैसियत का सबसे ज़्यादा फायदा मिला है इन 60 साल 65 साल आज़ादी के बाद वाले क्षेत्र में। क्योंकि हमारी आज़ादी कोई जिस तरह के फुल रेवोल्यूशन हम कहते हैं, जिस संपूर्ण क्रांति, उस तरह की क्रांति नहीं थी, अधूरी क्रांति थी। एक अभिजात वर्ग ने सत्ता दूसरे अभिजात वर्ग को सौंपा था। तो ये नया अभिजात वर्ग अपनी सुविधाओं को और अपने अभिजात्य को एक तरह से अदृश्य कर गया इसे। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि आज जो ऊंचे पदों पे जो लोग हैं, उनमें बहुत भारी मात्रा में ऊंची जाति के लोग आज भी हैं, जो कि मूल समस्या है। हम ये सोचने लगते हैं कि आरक्षण मूल समस्या है, उसका हम कैसे निदान निकालें, लेकिन मूल समस्या ये है कि सत्ता में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया है अभी तक। वो परिवर्तन कैसे लाया जाए, इसी पे संघर्ष चल रहा है हमारे देश में पिछले 60 साल से। और इसमें एक बात मैं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे युवा साथी ने अभी पूछा था सवाल, आरक्षण को लेके ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम योग्यता और श्रेष्ठता को बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं। जो जरूरी है और जिस पे हमें किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए, वो योग्यता के न्यूनतम मानदंडों का, उस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मान लेना कि मेरे 20 नंबर इनसे ज्यादा आए हैं तो मैं ज्यादा योग्य हूं, ये सही नहीं है।
क्योंकि जो तकाजा है नीति का, जो सरकारी नीति का जो तकाजा है कि अयोग्य व्यक्ति न नियुक्त किया जाए कहीं भी, पर अयोग्य होना और किसी दौड़ में अव्वल नंबर आना, आप एक मिनट के लिए सोच सकते हैं, अगर हम वो दौड़ वाली सोच से चलें तो सारे देश में एक ही सर्जन होना चाहिए कि जो नंबर 1 आएगा वही एक है, बाकी सब अयोग्य हैं। ऐसा तो हम नहीं मान सकते ना। जी, अगला सवाल। मेरा एक क्वेश्चन है कि आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र या पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको यदि आर्थिक सहायता दिया जाए, आर्थिक सहायता दे करके उनको शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए या अन्य सुविधाएं दे करके उनको आगे लाने के लिए, मुख्य समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया जाए, तो किस हद तक हम इसको सुधार सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा जिसके 90% आते हैं वो उच्च जाति का होता है, लेकिन अगर दूसरा बच्चा जिसके 70% आते हैं लेकिन वो निचली जाति का है, तो उसे एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि वो निचली जाति का होता है, उसे एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो अच्छा बच्चा है उसे एडमिशन नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं क्या हम टैलेंट को दबा नहीं रहे हैं आरक्षण से? देखिए मनोज जी, एक रिक्वेस्ट मेरी है, आप लोग शिक्षण संस्थानों में हैं, लेकिन छात्रों को अपने इतिहास, अपने समाज और अपनी राजनीति का जिस तरीके से ज्ञानवर्धन करना था, शायद वो उसमें हम शैक्षणिक रूप से कहीं पिछड़ रहे हैं। मैं स्वीकारोक्ति है मेरी कि हम असफल रहे हैं। हाँ। एक भूमिका होनी चाहिए थी बुद्धिजीवियों को आप लोगों तक सब बातों को तथ्यपरक ढंग से ले जाने की, उसमें मैं, मेरी पीढ़ी और मेरे से पहले की भी पीढ़ी और मतलब असफल रहे हैं। पहले तो वहां दूसरी चीज, ये 90 और 70% के आंकड़े पर सतीश भाई ने बहुत बढ़िया आपको उदाहरण दिया। योग्यता स्केल पे नहीं होती है, और जब आप इनकी बात करते हैं ना कि, तो अब थोड़ा इतिहास भी आपको देखना होगा कि वो 70 में क्यों बने हुए हैं अभी तक। और आखिरी एक चीज, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री पारिस्थितिक सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी में आप 1 साल प्रोबेशन के साथ कंपलसरी कर दीजिए सैनिटरी वर्क, और शायद उस वजह से उस सैनिटरी वर्क की भी गरिमा बढ़ेगी और लोगों को लगेगा कि उसमें भी कोई ये नहीं। ये कर दें मोदी जी, आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। सर, मैं ये कहता हूँ कि आरक्षण जब दिया जाता है हर लेवल में, SC, ST, OBC, तो उसमें कुछ ही लोगों को फायदा मिलता है। जैसे OBC में केवल 1-2 कास्ट को ज़्यादा फायदा मिलता है, बाकी सब पीछे ही रह जाते हैं। और ST में भी, जैसे राजस्थान में मीणा वो है, तो वो मतलब वही फायदा उठाती है, उसके भील जाती है, उसी समुदाय में आती है, लेकिन वो फायदा नहीं उठा पाती। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? असल में मूल समस्या यहाँ पर ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मूल समस्या ये है कि हम सब और हमारा ये जो मौजूदा समाज है, ये आरक्षण को और सामाजिक न्याय की परिभाषा को केवल आर्थिक बराबरी से तौलने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए ये बातें बार बार घूम के आ रही हैं और यही सवाल बार बार घूम के आता जा रहा है। जो मैंने पहले भी कहा था कि आरक्षण का मुद्दा सामाजिक सरोकार से ज्यादा जुड़ना चाहिए, न कि आर्थिक सरोकार से। अब जो इन्होंने प्रश्न उठाया कि अगर आदिवासियों में देखेंगे तो मीना जाति के लोग, मीना समुदाय के लोग ही सारा का सारा फायदा उनको मिल जाता है। निश्चित रूप से आरक्षण की नीति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दोष होगा, उसमें सुधार की जरूरत है, उसकी फाइन ट्यून की जरूरत है। बार बार उसी नीति को हम बार बार उसको रिन्यू किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ फाइन ट्यून की जरूरत है और वो उस पर डिबेट होनी चाहिए और कुछ फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता है उस नीति में। जी, वो सवाल पूछना है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब समाज में चेतना बढ़ती है तो काफ़ी चीज़ें बिखरने की भी संभावना रहती है। मेरा एक दोस्त था, वो ब्राह्मण जाति का था, 10वीं के बाद एडमिशन नहीं मिल पाया उसको किसी अच्छे विद्यालय में, तो उसके पिताजी ने उसको ग्रोसरी स्टोर में लगा दिया। अब वो बेचारा काम कर रहा है। तो जिन आप वर्गों की भागीदारी की बात कर रहे हैं ऊपर, क्या उनकी भागीदारी का उसको चुकता करना पड़ेगा मूल? अगर उसको चुकता करना पड़ेगा तो आप एक वर्ग को सुधार रहे हैं, व्यवस्था फिर बदलेगी, वो नीचे आ जाएगा, तो आप फिर व्यवस्था सुधारेंगे, तो फिर आप कहीं डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। जी, मैं चाहती हूँ सुभाष जी आप इसका जवाब दें। ये ऐसे उदाहरण निश्चित तौर पर मिलते हैं। मतलब आपने अपने मित्र का उदाहरण दिया, मैं भी अपने मित्र का उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे उदाहरणों को अगर आप, जैसे जो बात आपने कही थी कि जो गरीबी, जितना आप नीचे जाएंगे जितना गरीबी ज़्यादा बढ़ती जाती, तो ऐसे मैं अपने ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि ज़्यादातर मेरे जो दलित समुदाय के आने वाले दोस्त थे वो ज़्यादा अवसरों से वंचित हो गए, मेरे से ज़्यादा काबिल थे, लेकिन वो चूंकि उनके माँ बाप के पास इतने साधन नहीं थे, तो आपको इसका भी अनुपात ढूंढना पड़ेगा कि कौन समुदाय के लोग ज़्यादा वंचित हो रहे हैं। तो ये समाज गैर बराबरी वाला समाज है, और जैसे बार बार बात आ रही कि आरक्षण की व्यवस्था
इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए नहीं की गई है। गैर बराबरी तो दूर होनी ही चाहिए, जिसके लिए और भी बहुत काम करने हम लोगों को है। लेकिन ये जो जातिगत आधार पर सदियों से, हजारों साल से जो जातियों को उत्पीड़ित रखा गया था, मनुस्मृति का जो विधान उन सब लोगों पर लागू था, उसके तमाम सारे जो थे, तो ऐसी रेस में जो पीछे छूट गए लोग हैं, उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी है ये। तो जिसमें ऐसे कुछ उदाहरण निश्चित तौर पर हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि अन्याय हो रहा है, हमें जो सोच बदलनी है वो इस मानसिकता को बदलनी है जो हम सब में है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, हम सब इसमें भागी हैं कि हमें लगता है कि ब्राह्मण का बेटा या बेटी अगर दुकानदार बन जाए तो ये एक हादसा है, और दुकानदार का बेटा या बेटी दुकानदार रहे तो ये तो स्वाभाविक है। इसी सोच को हम बदलना चाह रहे हैं जी। और इसे बदलने के लिए हमें जरूरी है कि जिस तरह मनोज जी दे रहे थे, क्योंकि ये सामाजिक जो पक्ष है आरक्षण का, तो सामाजिक समस्या को संबोधित करने के लिए हमें चाहिए कि सफाई के काम में कथित ऊंची जातियों के लिए आरक्षण हो, क्योंकि ये सामाजिक पहलू को फिर संबोधित करेगा। बिल्कुल है ना। सरकारी नौकरी, आप कहते हैं सरकारी नौकरी अच्छी होती है, पेंशन वेंशन मिलती है, तो उसमें आरक्षण कीजिए। किसी व्यवसाय के साथ एक जाति विशेष जुड़ा हुआ है, और इस जुड़ाव को हम स्वाभाविक मानने लगते हैं, लगभग कुदरती मानने लगते हैं। जाति व्यवस्था की समस्या तो यही है ना। जी, अगला सवाल। आपने कहा, आप सभी ऐसा कह रहे हैं कि आरक्षण के मूल भाव में है जाति विहीन समाज। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि जातीय आधारित समाज के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो आप सभी उसका विरोध करने लगते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब तक आप जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान करते हैं, लागू करते हैं, तो क्या जो आप जो बात करें सामाजिक अस्पृश्यता की, भेदभाव की, वो कभी खत्म होगा? क्या नहीं होगा। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, आप आरक्षण देते किस लिए हैं? आप इसलिए देते हैं ताकि जो वंचित तबका है, जो कि सदियों से, हजारों सालों से पिछड़ा हुआ है, जिसको अभी वंचित है, आप उसको जब देने की बात करते हैं तो वो किस पैमाने पर देते हैं? आपका पैमाना कभी आर्थिक होता है, तो कभी शैक्षणिक होता है, तो कभी जातिगत आधार पर होता है। जब मानव विकास सूचकांक के आधार पर सारे पैमाने आ जाते हैं, जिसमें शैक्षणिक, जातिगत, रहन सहन, सामाजिक सारे पैमाने आ जाते हैं, तो आप उस आधार पर क्यों नहीं आरक्षण का प्रावधान करते हैं? और आरक्षण के बाद जब आप आरक्षण दे देते हैं, उसके बाद जो कार्य क्षमता की गुणवत्ता है, जो कार्य की गुणवत्ता है, वो भी तो प्रभावित होती है ना। जब आप नौकरी में देते हैं, पदोन्नति करते हैं उस आरक्षण व्यवस्था में, तो वो भी उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ऐसा क्यों है? आप कोई एक बताइए आप हमसे। मैं समझता हूं कि एक छोटी सी सलाह दूंगा कि जो शुरू में भी मैंने कहा कि हम अक्सर आरक्षण के बारे में जब बात करते हैं ना, तो अब जैसे हम बड़े हुए हैं, अपनी सोच पूर्वाग्रह के दायरे में बात करते हैं। एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट अगर आपको मौका लगे तो पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज मैं जो आपके माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, कभी भी आरक्षण के अंदर ये जो कहते हैं कि जाति विहीन समाज बनेगा, लेकिन जाति क्यों चलती है? हमारे साथ सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, पोल्यूशन, प्यूरिटी, ये हमारे आपके जहन में घुसा पड़ा है। सामाजिक दूरी, नहीं, वो दूर हो रहा है। हम आरक्षण से अपेक्षा कर रहे हैं कि ये फास्ट ट्रैक डिलीवरी दे हमें। हम ये प्रॉब्लम है कि हम डिलीवरी क्विक चाह रहे हैं, और कुछ खामियां हैं जो क्रियान्वयन की है। क्या वाकई हम आरक्षण के जरिए क्विक डिलीवरी चाह रहे हैं, और इस वजह से ये समस्या ज्यादा पैदा हो रही है कि उनके अंदर निराशा पैदा हो रही है, लेकिन एक वर्ग है जो कह रहा है कि नहीं, हमें और आरक्षण, हमें इस आरक्षण के दायरे में शामिल किया जाए? जी, हमारे सामने जो मौलिक दुविधा है और जो मौलिक चुनौती दोनों समान है। कि आज हमारे समाज में जातिगत आधार पर भयंकर विषमताएं हैं। हमारा वर्तमान ऐसा है। हम चाहते हैं एक ऐसा भविष्य जो जाति रहित हो। हमारे इस वर्तमान से हम उस भविष्य तक कैसे जाएं? एक तरीका यह है कि हम जाति के बारे में भूल जाएं, जैसा नेहरू युग में हुआ। जाति की बात ही बंद कर दीजिए। इससे क्या जातिगत विषमताएं सुधर जाएंगी या नहीं सुधरेंगी? तो सबसे पहले कदम यह है कि हमें जातिगत विषमताओं को कबूलना होगा। इसके लिए हमें जाति को पहचानना होगा। यही विरोधाभास है। और आगे हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज हो, लेकिन गैर बराबरों को आप बराबर माने तो यह अन्याय है ना। जो आपने कहा कि मौजूदा वर्तमान की हकीकत को समझते हुए हमें भविष्य के लिए की तरफ आगे बढ़ना है, तो अभी वर्तमान हकीकत ये है कि हम जातिवादी राष्ट्र में के खाके में हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जाति विहीन राष्ट्र की कल्पना क्या जाति आधारित आरक्षण के जरिए पूरी हो सकती है? कम से कम अभी
अगले जो 10-15 साल 20 साल का जो सफ़र मुझे दिखाई पड़ता है, उसमें कम से कम अगर ये रास्ता नहीं है कि अगर आप जातिगत आरक्षण नहीं करेंगे तो मुझे कोई दूसरा रास्ता भी कम से कम अगले 2 दशक तक दिखाई नहीं पड़ता। और जाति आधारित आरक्षण इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है और इसमें कुछ इस नीति में कुछ सुधार की जरूरत है जी। और इसमें अगर नई नई जातियां अपने लिए आरक्षण की मांग करती रहें तो उन्हें भी शामिल करने की जरूरत है। शामिल करनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई हमारे पास कुछ एविडेंस है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, जाति विहीन राष्ट्र बनाने के लिए हमें और बनने के लिए हमें और क्या करने की जरूरत है? देखिए, मुझे एक बहुत छोटा सुझाव ये लगता है कि मानसिकता बनाने का जो काम बार बार आ रहा है, मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत मौलिक रचना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मेरे ख्याल से सारे पाठ्यक्रमों में अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि वो व्यापकता के साथ उस समस्या को देखते हैं तो, और काफ़ी सारे सवाल लोगों के जो रहते हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो मानसिकता बनाने का काम है। दूसरा, मुझे लगता है कि इस हकीकत से हमें रूबरू होना है कि भारतीय समाज, अगर यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, यहाँ जो डॉक्टर अंबेडकर ने जिसको कहा था, यहाँ पर हिंदुस्तानियों में सबसे पहचान जाति की, मैं किस राष्ट्र का हूँ किसी देश की नहीं, पहले भारतीय की पहचान जाति की पहचान, जाति से पहचान। तो इसलिए उन्होंने बार बार कहा था, फुले भी कहते हैं, अंबेडकर के भी, राष्ट्र कैसे बन सकता है जब जाति ही वाली बात है। तो एक बड़ा चैलेंजिंग काम हमारे सामने है। तो एक मानसिकता बनाने का काम और सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को तेज करना होगा हम लोगों को, तभी एक जाति विहीन राष्ट्र बनाने का जो एक चुनौती हमारे सामने है उसको हम लोग पूरा करें। मैं इसी नोट के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आपका भी बहुत धन्यवाद।